ओके सर, बाय। हेलो, हाँ मम्मी। अरे हाँ, तेरा नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था। कहाँ है तू? निकली कि नहीं? हाँ, मैं निकल चुकी हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। अरे मैंने तेरे लिए छोले बना के रखे हैं। अरे वाह, छोले! तब तो मैं यूँ आई। हाँ, मुझे पता है। छोले का नाम सुनते ही तेरे मुंह में पानी आ गया होगा। अरे सुन, आते समय 1 लीटर दूध और 1 बटर का पैकेट लेके आना। नेहा शर्मा। जी, आप कौन? क्या हुआ बेटा, कोई मिल गया है क्या? नेहा, क्या हुआ बेटा? नेहा। हेलो हेलो। मुंबई निवासी नेहा शर्मा हमारे घर की ही बहू, बेटी, बहन की तरह एक आम सी लड़की थी, जिसकी जिंदगी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक ही सीमित थी। लेकिन जिंदगी में खतरा किसी भी कोने पर घात लगाए बैठा हो सकता है, चाहे वो जिंदगी खास हो या फिर नेहा शर्मा जैसी आम। आखिर क्यों एक आम परिवार का एक आम दिन एक बुरे सपने में बदल गया? आखिर क्यों एक आम लड़की की जिंदगी का अंत इतना दर्दनाक हो गया? ये हत्या और हत्या के पीछे खड़े सवाल एक बड़ी साजिश की महज शुरुआत थे। इस केस को सॉल्व करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाली थी। सिर के चाकू से मल्टीपल स्टैबिंग की गई है। और सर, ये वही लड़की है जिसके बारे में बूढ़ी औरत ने फोन पे बताया था। नेहा शर्मा, सेक्टर 3। ये तो यहीं का एड्रेस है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, हम इसके फैमिली से मिलते हैं। ये पता नहीं कहाँ रह गई नेहा। मैंने कितनी बार कहा है फोन को चार्ज कर लिया करो। मैं एक काम करता हूँ, मैं रास्ते में देख के आता हूँ, शायद दूध देने में देरी होगी। पर फोन पर तो ये हाँ, वो ठीक है। मैं हाँ, ये नेहा शर्मा का घर है? जी हाँ, मैं मिली नेहा। हमने ही आपको फोन किया था। नेहा जिंदा नहीं मिली। बॉडी के पास से हमें ये मोबाइल फोन और आईडी कार्ड मिले हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें उसकी बॉडी प्लेजेंट पार्क के बैक रूट पे मिली। सर, ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, खूनी ने नेहा को बहुत बेरहमी से मारा था और मरने से पहले नेहा ने बहुत स्ट्रगल भी किया था सर, और उसकी उंगली भी उसी के बाद काटी गई थी। एक बात तो साफ है शिरके, ये किलर कोई प्रोफेशनल नहीं है, वरना अपने विक्टिम को मारने में इतनी स्ट्रगल क्यों करते? सर, मरने के बाद नेहा की उंगली को काटना बड़ा अजीब सा। I mean, अगर कोई नेहा को लूटने के लिहाज से मारेगा तो उसके गले में पड़ी सोने की चेन को क्यों छोड़ जाता? और मरने के बाद उसी उंगली को काटा गया सर, जैसे उंगली में शादी या एंगेजमेंट की रिंग पहनी जाती है। तुम्हारा मतलब है कि मर्डर में लव अफेयर का एंगल है? यस सर, आई थिंक कि ये पर्सनल अटैक भी हो सकता है। नेहा के सास ससुर है, भेजो उनको अंदर। हर रोज की तरह वो बातें करते करते वापस आ रही थी और अचानक चिल्लाने की आवाज आने लगी। नेहा, क्या हुआ बेटा? नेहा के पति, I mean, आपका बेटा कहाँ? वो यहाँ वहाँ पड़ा रहता है वो साहब। अब ये भी बेल पे छूटा। बेल पे? क्यों? क्या किया उसने? इंसान की आदत और उसकी किस्मत।
दोनों उसकी फितरत से जुड़ी होती और इसी में हमारा बेटा सबसे पीछे था। नेहा जब हमें मिली तो हमें लगा उसे शादी करके हमारा बेटा सुधर जाएगा। इतने दिन हो गए, काम छोड़ दिया क्या? अब क्या धूप में पसीना सुखाने के लिए जाऊं? दुनिया समझदार हो गई है और आज की डेट में कोई भी इंश्योरेंस नहीं खरीदता है। सुरेश, बेचने वाले तो इंश्योरेंस क्या मिट्टी भी तक बेच देते हैं। घर में पैसे नहीं है, तुम कब समझोगे अपनी जिम्मेदारियां? अगर मुझसे जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं तुम लोगों की तो खुद से कर लो। सुरेश साहब, सुरेश तो अपना खून होकर भी अपना नहीं रहा और नेहा तो बहू के रूप में हमारे लिए बेटी समान थी। वो तो हमारे लिए सुरेश तक के नहीं सुनती थी। मरने के बाद ये पैसा कहाँ लेकर जाओगे? क्या करोगे? कुछ भी करूंगा पर तुझे नहीं दूंगा और तेरी अय्याशी के लिए सालों से किया हुआ एफडी नहीं तुड़वाऊंगा मैं। और मुझे सब पता है तू कोई बिजनेस नहीं करने वाला है। अरे तो मत तो, मरने के बाद हाथ भी नहीं लगाना ऐसे पैसे से। थूकने तक नहीं आऊंगा मैं। अरे दूसरों के बाप पता नहीं क्या क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए, थोड़े से पैसे नहीं दे सकते? एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे। दिन रात निकम्मों की तरह घर में पड़ा रहता है और मेरी जिंदगी भर की कमाई को उड़ाना चाहता। अरे वो तो दूसरे माँ बाप की तरह होते ना तो तेरे ऐसे निकम्मे और मनहूस को घर में रखना मुश्किल था। मनहूस हूँ मैं? मनहूस हूँ? सटिया गया है? सुरेश, सोचना भी मत। जिन्होंने तुम्हें जिंदगी दी है उनके ऊपर हाथ उठाओगे तुम? और ये सब करके मुझे मजबूर मत करना कि मैं पुलिस को बुला लाऊं। उम्मीद तो यही थी कि वक्त के साथ साथ वो बदल जाएगा, संभल जाएगा, अपनी जिद छोड़ देगा। पर कुछ काम ऐसे होते कि वक्त के साथ बढ़ते नहीं है। अरे कहाँ लेके जा रही है? इंस्पेक्टर साहब, अरे क्या किया इसने? अंकल, आपका बेटा एक नंबर का फ्रॉड है। नकली नामों पर इंश्योरेंस कराता है ये। अब तक अपनी कंपनी को लाखों का चूना लगाया इसने। चलो जाए। अरे साहब सुनो, मेरी बात तो लीजिए। सुनिए तो सही। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा। इस वक्त ये सुरेश कहाँ होगा? उसका एक दोस्त प्रॉपर्टी डीलर है, अक्सर वो उसके ऑफिस में पड़ा रहता है। साहब मुझे लगता है बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने तो सारे गलत काम छोड़ दिए सब। सुरेश, तेरे सारे काले चिट्ठे हैं हमारे पास। चल मुद्दे पे आता। नेहा को क्यों मारा? मैंने नहीं हराया नेहा को साहब। अच्छा खासा बुढ़े बुढ़िया को वो संभाल रही थी और मैं उसको क्यों मारूंगा भला? तू उससे नफरत करता था इसलिए तूने उसे मारा। सुना तेरे बहुत झगड़े होते थे उसके साथ। अब अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप विक्रम से पूछ ले जाकर। मैं उस दिन विक्रम के साथ उसके बेटे की बर्थडे पार्टी में था, पनवेल में। बेटा हम तो पनवेल जाएंगे ही, लेकिन अगर तू या तेरा फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया हुआ ना फिर हम तुझे स्विच ऑफ कर देंगे, याद रखना। नेहा जहाँ काम करती है उस ऑफिस का पता चला? हाँ सर, ये पास ही में हाईवे जाने वाले रास्ते के बीच में। नेहा के बारे में सुनकर बहुत अजीब लग रहा है सर। बहुत स्वीट थी, हमेशा अपने काम पर ध्यान रखती थी। इट्स ओके बट इट्स नॉट दैट नाइस। मैम ये सारे कलर ऑप्शंस हैं, आपको जो भी अच्छा लगे यू कैन चूज। एक्सक्यूज मी मैम, मे आई हेल्प यू? या श्योर, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। लेकिन इसकी वजह से कुछ लोग नाखुश भी थे। कौन थे वो लोग जो नाखुश था? पूनम, नेहा से पहले वही यहाँ की बेस्ट सेल्स गर्ल थी, लेकिन जब से नेहा यहाँ आई थी तब से पूनम फीकी पड़ गई थी। और हद तो तब हो गई जब नेहा यहाँ की सेल्स टीम लीडर बन गई। सर, ये लीजिए मिठाई। साक्षी, प्रमोशन के लिए बहुत बहुत बधाई हो नेहा। थैंक यू। वेलकम। पूनम, ये लो मिठाई खाओ। लो ना। ये पूनम का? ऊपर है सर। पूनम, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नेहा का मर्डर हुआ है। सुना तुम्हारी बहुत बनती थी उसके साथ। सर मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? चलो मैं सीधे सीधे अपने सवाल पूछता हूँ, नेहा के साथ क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी? सर मैं यहाँ बहुत सालों से काम करती हूँ, बट इतनी मेहनत के बाद भी एक नई लड़की आई और 2 महीने में ही मेरी हेड हो गई। सर इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा और इसी बात से मैं थोड़ी सी चिड़ी हुई थी। इस चिड़ का अंजाम ये हुआ कि नेहा अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है।
मैंने कुछ नहीं किया है। जिस दिन नेहा के साथ ये सब कुछ हुआ मैं यही थी स्टोर में। मैंने पूरा दिन इन्वेंट्री किया न्यू स्टॉक का। सर, सुरेश के दोस्त विक्रांत से बात हुई। पनवेल में उसके बेटे की बर्थडे पार्टी थी और सुरेश पूरे दिन वहीं पे था। उसने पार्टी के कुछ पिक्चर्स भी मुझे भेजे हैं। शिरके, ये भी तो हो सकता है कि मर्डर करने वाला कोई और है और करवाने वाला कोई और। सुपारी किलिंग? लेकिन सर, खून के तरीके को देखकर तो लगता है कि मर्डर करने वाला कोई नया हो। शिरके, कोई नया हो भी सकता है। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अपने शुरुआती कुछ कामों में कुछ न कुछ गलतियां तो करते ही हैं, इसीलिए हमें वहाँ उल्टियां भी मिली। सर, वैसे जेल में सुरेश की काफी क्रिमिनल से दोस्ती हुई थी और मैंने पता किया कि कोई वीरा नाम का कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिससे उसकी काफी जमती थी। वीरा? मैं कुछ नहीं किया साहब, मेरे को काहे के लिए पकड़े साहब? सच सच बोल, नेहा शर्मा का मर्डर किया ना तुम? उंगली क्यों काटी उसकी? सुपारी ली थी तूने? सुपारी लिया रहता तो मैं आप लोग के आने का इंतजार थोड़ी करता साहब। सब मैं किसी नेहा को नहीं मारा साहब। तेरे अलावा एरिया में कितने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं? सबके नाम चाहिए। सब मजाक कर रहे हो क्या? अगर ऐसा किया तो अब तक की सबसे बड़ी सुपारी मेरे नाम की होगी साहब। ऐसा नहीं किया ना तो सुपारी, कत्था, चूना सब चखा दूंगा, समझा? सब यार इस लड़की की सुपारी अगर तुम लोगों में से किसी ने भी दी है तो भी बोल दो, वरना तुम लोगों को उल्टा लटकाकर इतना मारूंगा कि देख के लगेगा किसी ने पान खा के थूका है। दे डंडा। सर, ये रास्ता भी डेड एंड पे निकला। इन लोगों की इतनी धुलाई की लेकिन किसी ने कुछ नहीं कबूला। शिरके, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स मर्डर करने के बाद हवा की तरह गायब हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो मर्डर है इसका तरीका ये सजेस्ट करता है कि मर्डरर ने इससे पहले एक मच्छर भी नहीं मारा होगा। हेलो, सब इंस्पेक्टर शिरके बोल रहा हूँ। ओके, थैंक्स। सर, पूनम के कॉल और लोकेशन डिटेल्स आ चुके हैं। मर्डर के वक्त पूनम का फोन उस दिन उसी एरिया में एक्टिव था जिस एरिया में नेहा का मर्डर हुआ था। इतना सबूत काफी है। उछल तिलक, पूनम, तुमने कहा कि मर्डर वाले रोज तुम स्टोर में थी, फिर तुम्हारा फोन बाहर टहलने कैसे गया? सर, मैं बाहर गई थी लेकिन सिर्फ 30 मिनट के लिए। इतना वक्त तो बहुत होता है किसी को मारने के लिए। उंगली काटने में ज्यादा वक्त लगा होगा, है ना? सर, मेरा यकीन कीजिए, मुझे उस दिन ड्रेस ऑल्टर करके डिलीवर करना था कस्टमर को। मैं वहीं गई थी। उस दिन उसकी बेटी का बर्थडे था, वो बहुत बिजी थी, इसलिए सर मैं वहाँ चली गई। पूनम, अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली ना तो इसका अंजाम वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। हमने अक्सर ये सुना है और पढ़ा भी है कि हत्या की पुष्टि करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स मृतक के शरीर का कोई हिस्सा काट लेते हैं। लेकिन पुलिस ने जिन जिन संभावित कॉन्ट्रैक्ट किलर से पूछताछ की, उन्होंने नेहा की हत्या में अपना हाथ होने की बात से साफ इनकार किया। तो फिर कातिल ने नेहा की उंगली क्यों काटी? हत्या का कारण लूटपाट भी नहीं था, तो क्या यह कातिल की पुलिस को गुमराह करने की चाल थी? और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो कि पुलिस की मुश्किलों को और बढ़ाने वाला था। पूनम और सुरेश दोनों के पास नेहा को मारने का मोटिव है, लेकिन मुझे सुरेश का मोटिव ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। सर, एक मिनट। क्या? ठीक है, हम जल्दी पहुंचते हैं। किसने फोन किया था? सर, ये दोनों यहाँ से गुजर रहे थे जब इन्होंने बॉडी देखी। साहब, हम नेहा भाभी को तो पहले से जानते ही थे और आसपास में ही रहते हैं। नेहा? शिरके, इसका नाम भी नेहा है। इसके बाएं हाथ की उंगली भी कटी हुई है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और एरिया का चप्पा चप्पा छान मारो। ये केस अब और भी उलझ चुका है।
ऐसा कैसे हो सकता है सर? कोई क्यों मारेगा मेरी नेहा को? किसी से कोई झगड़ा या कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं सर, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हम तो कमाने खाने वाले लोग हैं, बल्कि हम तो किसी के मामले में टांग भी नहीं अड़ाते। नेहा हर रोज उस पार्क में जाया करती थी। रात के वक्त खाना खाने के बाद उसे टहलना अच्छा लगता था। देखिए, ऐसे केसेस में अक्सर मारने वाले को विक्टिम का डेली रूटीन अच्छे से पता होता है, और डेली रूटीन को इतने गौर से देखने वाले या तो नजदीकी होते हैं या आसपास वाले। अगर आपको किसी पे भी कोई शक है तो हमें बेहिचक बताइए। शिरके, 2 मर्डर्स, 2 नेहा शर्मा, दोनों को मारने का स्टाइल सेम, दोनों की वही उंगली काटी। अगर ये कोई साइको किलर है तो क्या इसे नेहा शर्मा नाम से नफरत है? ऐसे तो हजारों नेहा शर्मा होंगे। पर सर, पिछले मर्डर में विक्टिम की बॉडी पे स्ट्रगल के निशान ज्यादा थे, पर इस मर्डर में विक्टिम की बॉडी पे स्ट्रगल के निशान काफी कम है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि ये मर्डर सिर्फ हमें भटकाने के लिए किया गया है? नाम के अलावा इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं? तुमने आर्काइव चेक किए? ऐसा कोई सिमिलर केस मिला? हाँ सर, वो तो चेक किए, लेकिन ऐसा कोई केस हमारे पास नहीं है। शिर के डर इस बात का है कि अगर ये किलर कोई सीरियल किलर है तो हम नहीं जानते कि इसका नेक्स्ट टारगेट कौन और कब होगा। सर, मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों विक्टिम की प्रोफाइल कंपेयर करता हूँ। अगर ये किलर वाकई में सीरियल किलर है तो मैं जरूर कुछ सिमिलरिटीज या कनेक्शन हाथ लगेगा सर। शिर के दोनों के स्कूल से लेकर हर चीज अलग है, अलग अलग शहरों में बड़ी हुई, उम्र भी एक नहीं है, दोनों की फैमिली बैकग्राउंड भी अलग अलग है। एक सृष्टि में रहती है, एक पूनम गार्डन में, सिर्फ नाम और मर्डर का पैटर्न सेम है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी साइको ने पहले मर्डर के बारे में पढ़ा और उसी को कॉपी करने के लिए किसी दूसरी नेहा को मार दिया हो? शिरके, जब तक हमें अपनी इस दूसरी विक्टिम के बारे में और इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। एक काम करो, इसकी नौकरानी को बुलाओ। अक्सर घर वाले जो बात छुपाते हैं वो उनके घर में काम करने वालों को पता होती है। साहब, ये सब उनके घर का मामला है, मैं क्या बोलूं? ये मामला किसी के घर का नहीं, मर्डर का है, इसलिए जो जानती हो सब बताओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। साहब, वो नेहा मैडम का उनकी देवरानी के साथ जमता नहीं था। अरे भाभी, इतने समोसे मत खाओ वरना तो मोटी हो जाओगी। मतलब मेरे मोटे होने से तुझे क्या फर्क पड़ेगा? तेरी बीवी तो वैसी पतली रहेगी ना। पूरे घर में एक आप ही तो ब्यूटी हैं। अच्छा, लंगूर के हाथ में अंगूर देखा है कभी? आप भी ना भाभी, बहुत मजाक हैं। ज्यादा इतराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हारी जुबान है ना, इसे थोड़ा कंट्रोल में रखो, वरना अगर मैंने कुछ करने की सोची ना तो दोबारा आवाज तक नहीं निकलेगी, समझी तुम? आपने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? मैं क्रिमिनल थोड़ी ना हूँ। क्राइम करने से पहले हर क्रिमिनल एक आम आदमी होता है स्वाति, जैसे तुम। और यही पता लगाना हमारा काम है ना कि किसने क्राइम किया है और किसने नहीं। वैसे नेहा के मरने का ज्यादा दुख नहीं हुआ होगा तुम्हें? सुना है 36 का आंकड़ा था उसके साथ। इसकी वजह भी वही थी, उसे अपने काम से मतलब होता ही नहीं था। सामने कुछ और बोलती थी, पीठ पीछे करती कुछ और ही थी। आप मेरे जेठ जी से बात कीजिए ना, वो बताएंगे आपको सब। वैसे नेहा के बारे में बहुत सारी बातें वो नहीं जानते। नेहा बहुत सारी बातें उनसे छुपाती थी, बोलती थी कि मंदिर जा रही हूँ, और जाती कहीं और ही थी वो। ना ना नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वाति को ज़रूर कुछ गलत फहमी हुई है सर। नेहा मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर। सर, ये नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, नेहा के रेगुलर लोकेशन डिटेल्स के मुताबिक वो शांतिनगर जाया करती थी। शांतिनगर? यस सर। यहाँ तो पहले वाली नेहा काम करती थी। सर, इनके नाम और मर्डर पैटर्न के अलावा रूट भी सेम है। शायद ये वही क्लू है शिरके जो अब तक हम ढूंढ रहे थे।
शिरके, सर नेहा यहाँ पर आती थी, बेकिंग क्लास में सीखने आती थी यहाँ पर। क्लास का टाइम क्या था? दोपहर 3 से 5। इसी वक्त तो पहली नेहा स्टोर से अपने घर जाती थी। शिरके, इस दूसरी नेहा ने ये बेकिंग क्लास वाली बात अपने फैमिली से छुपाई क्यों होगी? क्या आप लोग जानते हैं हर रोज दोपहर 3 से 5 में नेहा स्वीट आर्ट बेकिंग क्लासेस जाया करती थी। मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। मेरा बर्थडे आने वाला है। ये क्लास उसने हो सकता है मुझे सरप्राइज देने के लिए ज्वाइन किया होगा। शिरके, एक ही एरिया में इन दोनों का होना एक बहुत बड़ा क्लू है। ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक काम करो, इस एरिया का सारा सीसीटीवी फुटेज स्कैन करो। ये काम समंदर में से मोती ढूंढने जैसा है, लेकिन हमें करना होगा। सर, 2 अलग अलग परिस्थितियों में 2 अलग अलग हत्याएं, लेकिन इन दोनों ही हत्याओं में समानता थी, न सिर्फ नाम की बल्कि हत्या के तरीके की भी। लेकिन पुलिस को पूरा यकीन था कि इन दोनों नेहा शर्मा के हत्यारे अलग अलग थे। अगर पुलिस का अनुमान सही था तो दूसरी नेहा शर्मा का हत्यारा बेहद शातिर था, जिसने पहली हत्या के तरीके को हूबहू उतारा था, ताकि पुलिस का सारा ध्यान और शक किसी सीरियल किलर की तरफ चला जाए। भले ही इन दोनों नेहाओं में कोई सीधा संबंध ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के दुर्भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सर, मैंने उस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज मंगवाए हैं, ये देखिए सर। ये देखिए सर। शिरके, इस एरिया के सारे गैरेजेस में पूछताछ करो। ये दूसरी नेहा अपनी स्कूटी रिपेयर करवाने कहीं ना कहीं तो गई होगी। जी सर। सर, उस दिन नेहा यहाँ पर आई थी, उसकी स्कूटी का स्पार्क प्लग खराब हो गया। शिरके, ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, जरूर कुछ कनेक्शन है जो मिसिंग है। एक काम करते हैं, इस मिसिंग कड़ी की तलाश बेकिंग क्लास से करते हैं। नेहा की किसी से कोई दुश्मनी या कोई ऐसा था जिससे उसकी बनती नहीं थी? नेहा बहुत ही अच्छी लड़की थी, थोड़ी मैसी थी। आई थिंक तो वो कभी बना ही नहीं पाई परफेक्टली, मगर किसी भी स्टूडेंट के साथ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हाँ, हमारा एक स्टूडेंट है सैम, थोड़ा स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज मतलब? उसका नेहा से क्या लेना देना? जी, वो अक्सर नेहा के बगल की सीट पर ही बैठता था और सिर्फ नेहा से ही बात करता था। एक दिन नेहा के बगल में कोई और स्टूडेंट आकर खड़ा हो गया, उसने उसे हटा दिया वहाँ से। और जब से नेहा की मौत के बारे में पता चला है, वो क्लास में नहीं आया है और ना ही हमने उसे देखा है। रहता कहाँ है सर? मनोरी में सर। सैम घर पे है? मैं तो जानता था कि आप आएंगे, बट इतनी जल्दी आएंगे ये पता नहीं था, वरना मैं केक थोड़ा जल्दी बना लेता। सैम, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नेहा को किसी ने मार दिया है। ये खबर सुन के तुम्हें बुरा नहीं लगा? बुरा नहीं लगता तो क्लास जाया करता, यहाँ घर पे नहीं मिलता। नेहा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना, उसके अलावा तुम किसी से बात नहीं करते थे? केक से ज़्यादा स्वीट थी वो सिर्फ मुझसे बात करती थी, बाकी सबकी तरह इग्नोर नहीं करती थी। सैम, प्लीज मेरी मदद करो ना, तुम्हें तो अच्छे से आता है। देखो ना, मुझसे तो हो ही नहीं रहा। You're too good. अच्छी कुकिंग के पहले अच्छा ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। ओके सर। सैम, तुम जानते थे कि वो मैरिड है, ये जानकर तुम्हें गुस्सा भी आया होगा। मैं कभी उसे हार्म नहीं पहुंचा सकता था। वैसे तो कोई और था जो उस पर नजर रख रहा था। कौन रख रहा था नेहा पे नजर? कुछ 10-12 दिन पहले एक लड़का मिला मुझे क्लास के बाहर, जो नेहा को ढूंढ रहा था। 10-12 दिन पहले? 29 तारीख के आसपास तो नहीं? हाँ शायद। सर, 29 तारीख को ही पहले नेहा का मर्डर हुआ था। सैम, और क्या जानते हो उस लड़के के बारे में? बस मैं क्लास के अंदर जा रहा था और वो बाहर खड़ा था, और इतने में ही
भाई सुन, वो नेहा आई क्या इधर? हाँ आई होगी। तुम कौन? शिर की बुद्धि थोड़ी मंद है इस लड़के की। सर मुझे तो ये लड़का ही अजीब लगा, तो मुझे तो पूरा डाउट है कि कहीं इसे नहीं तो नेहा को नहीं मारा। नहीं शिर के, मुझे नहीं लगता इसने कुछ किया होगा। हाँ थोड़े रंग ढंग अजीब है इसके, तो मर्डर वगैरह इसके बस की बात नहीं। हाँ बंडिया बोल, क्या खबर है? क्या साहब, नंबर सेव है अपना? बेटा तेरी पूरी कुंडली मेरे पास है, चल टाइम पास मत कर, खबर बोल। वो अपना पंटर याद है, नेहा की केस वाला, उसका हस्बैंड। कौन? सुरेश? हाँ वही साहब, वो दूसरी नेहा के घर के आगे पीछे घूम रहा था। अब कौन उतना दूर पेट्रोल लेने जाता है? हाँ अब आप तो समझदार हो साहब। अच्छा साहब एक और बात बोलना था, जिस पार्क में दूसरी नेहा की बॉडी मिली थी ना साहब, उधर ही सुरेश नौकरी लेने को ट्राई कर रहा था। चल ठीक है सर, पंड्या का फोन था, सुरेश दूसरी वाली नेहा के घर के आसपास दिखा है, और नेहा की लाश जिस पार्क में मिली थी वो वहीं पे जॉब के लिए ट्राई कर रहा था। शिर के एक काम करो, इस सुरेश को 3-4 चक्कर थाने के कटवाओ, थाने में भी करने के लिए बहुत काम। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, माँ की कसम खा के कहता हूँ। पार्क में क्यों गया था? पार्क में नौकरी मांगने के लिए गया था। ज्यादा घुमा मत, वरना इतना मारूंगा कि नौकरी क्या पानी भी नहीं मांग पाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं उस दिन बहुत जगह नौकरी मांगने के लिए गया था, जेल जा चुका हूँ तो मुझे कोई नौकरी देने को तैयार नहीं है, तो सोचा पहुँच भी नहीं कर लूँ। आपको भरोसा नहीं है तो आप जहाँ जहाँ मैं गया था वहाँ जाकर पूछताछ कर सकते हैं। सर मैंने हर जगह पूछताछ की, ये सुरेश उन सारी जगहों पे काम मांगने गया था। शिरके तो क्या ये मान लिया जाए कि सुरेश ने ये दोनों मर्डर्स नहीं किए हैं? सर ये वो स्केच है जो सैम ने हमारे स्केच आर्टिस्ट से बनवाया था। कुंडली निकालो इस लड़के की। सर विलेपाले पुलिस स्टेशन में मेरी बात सब इंस्पेक्टर निनाद कामत से हुई है। ये स्केच उनकी फाइल में दर्ज एक मिसिंग कंप्लेंट से मैच हुई है। और सर इस लड़के का नाम रघु है और इसकी कंप्लेंट इसकी मां ने ही लिखवाई थी। इस रघु का एड्रेस है? यस सर। चलो। सब रघु का कुछ पता चला? मैंने तो सब जगह पे ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला वो। आपका बेटा करता क्या था? कुछ काम नहीं करता था, दिन भर दोस्तों के साथ अय्याशी करता था। किती समझावलं त्याला पण वो मेरी कहाँ सुनता था, बहुत नशा करता था। सर आसपास में मैंने पता किया, इस रघु के लक्षण तो ठीक नहीं लगते। ड्रग्स वगैरह तो करता ही है और साथ ही जिंदगी में हमेशा फेल ही हुआ है। पढ़ाई से लेकर क्रिकेट तक कहीं भी कुछ बड़ा नहीं किया इसने। शिरके कोई इतना यंग लड़का क्यों हायर करेगा, वो भी ऐसा जो कोई काम ठीक से नहीं करता? क्या पता सर, हो सकता है किसी ने पैसों और ड्रग्स का लालच दिया हो। यंग था, रास्ते से भटका हुआ है, तो इसे बहकावे में लाना आसान ही होगा। एक काम करते हैं, ड्रग्स के सारे अड्डे छान मारते हैं। रघु, शिरके इसकी हालत बहुत खराब है, लगता है विड्रॉल सिम्टम्स है। पहले इसके मेडिकल ट्रीटमेंट का इंतजाम करो, उसके बाद आगे बात की जाएगी। सर कैसी तबीयत है रघु? ठीक हूं। इन दोनों को जानते हो?
इसे तुमने मारा और इसको भी तुमने मारा? नहीं साहब, इसे मैंने नहीं मारा। फिर इसे किसने मारा? साहब वो मेरा मामा आया था। रघु, क्या बात है रघु? पैसे चाहिए? हाँ, पैसे जल्दी। पैसे तो नहीं है अभी मेरे पास। पैसे नहीं है। पैसे, अरे छोड़ छोड़ ना। आ सकते हैं, बहुत सारे पैसे आ सकते हैं, इतने पैसे कि फिर कोई कमी नहीं होगी। काम बताओ, काम बताओ। करेगा? पक्का करेगा? तो सुन, अंदर डाल इसको। मैं तो टैक्सी ड्राइवर हूँ साहब, पिछले 4 साल से सेठ की गाड़ी नहीं चला रहा। तेरी पूरी कहानी सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीधा क्लाइमैक्स पे आ। चल नाम बता। साहब चल अंदर, पुलिस स्टेशन जाने का वक्त आ गया। जो खेल तूने शुरू किया था ना, वो अब खत्म हो चुका है। चल। हाँ, उसे सुपारी मैंने ही दी थी। 4 साल से मेरे लिए काम कर रहा था। अच्छा तावड़े जी, अगर कोई बहुत खास काम करवानी हो तो किससे करवाएं? साहब ये तो काम पर डिपेंड करता है। काम है क्या वैसे? काम थोड़ा रिस्की और इलीगल है, लेकिन पैसे मुंह मांगे मिलेंगे। साहब ये मेरा भांजा है रघु। हो जाएगा ना? 100% हो जाएगा। ले लो, बाकी का काम होने के बाद, पर होशियारी से करना। देखो वही लड़की है, अच्छे से देख लो इसको और कुछ भी गड़बड़ मत करना, समझे? हेलो। हाँ हाँ नेहा, तुम निकल चुकी हो? हाँ मैं निकल गई, बस पहुंच रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक। हेलो रघु, हाँ सुन, वो निकल चुकी है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझा? अब सुन, मैं सीधा 1 हफ्ते के बाद उससे मिलूंगा बाकी के पैसों के साथ। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो उस लड़के पर भरोसा किया। जिस इंसान को अपने खुद के चलने का होश नहीं हो, वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकता था? और फिर सब गड़बड़ हो गया। तूने रघु को शांति नगर के बाद वाले सिग्नल पे वेट करने के लिए बोला था, पर शर्मा जी, आप कौन? उंगली का काटना काम होने का एक सबूत था जो रघु तेरे लिए लाया। पहला मर्डर तो तूने रघु से करवाया, लेकिन दूसरे मर्डर के लिए तो किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी दी होगी ना तूने। चल नाम बता। उसने जो गलती की वो मुझ पर बहुत भारी पड़ा, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता।
होश आके है, क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? अरे तो आओ ना, बड़ों की तरह करते हैं। अमर, आओ तो, अरे अरे कहाँ लेके जा रहे हो अमर? आओ तो देखो तो कितनी अच्छी जगह है, देखो ना। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ ना मेरे पास। अमर, अब तक हमारी ये तो समझ में आ गया कि तूने ये सब किया कैसे, लेकिन एक बात तूने अब तक नहीं बताई। क्यों? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? बिगाड़ा? पूरी 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 जिंदगी खराब कर दी उसने मेरी। मजाक बना दिया सबके सामने। मतलब? मैं हकलाता हूँ, कभी कभी हो जाता है हकलाना। मैं क्या करूँ इसमें? आप लोगों के सामने भी हकलाया था, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। अरे पहले तो मैं इतना हकलाता था कि मैं कभी किसी से बात नहीं कर पाता ठीक से, लेकिन जब से नेहा जिंदगी में आई थी मैंने पूरी कोशिश की कि मेरा यह हकलाना ठीक हो जाए। मैं जोर जोर से अखबार पढ़ता था, गाने गाता था रात भर चुप चुप कर, ताकि मेरी ये आदत ठीक हो जाए, हकलाना बंद हो जाए। लेकिन सब बर्बाद कर दिया उसने, सिर्फ एक हंसी के कारण सब बर्बाद कर दिया उसने। कुछ नहीं कह सकते। कैसे हैं आप? बस ठीक है। अमर सुनो, अमर आई एम सॉरी। तुम मेरी आदत जानते हो ना कि मैं किसी भी बात पे हंस देती हूँ, और जिस तरीके से तुमने आके बात की मैं खुद को रोक नहीं पाई, और कोशिश भी की थी मगर वो गलती उन बच्चों की थी। वो हंसने लगे तो मेरे मुंह से हंसी निकल गया। आई एम सो सॉरी। चले अंदर। सॉरी, अब मैं पक्का नहीं हंसूंगी। इतनी खूबसूरत थी वो, हमेशा खुश रहती थी, हमेशा हंसते रहती थी, लेकिन उस दिन के बाद से उसकी हंसी मुझे चुभने लगी थी। तो इतनी सी वजह के लिए तूने अपनी बीवी को मार डाला? तेरी वजह से आज 2 लोग इस दुनिया में नहीं है, और वो 17 साल का लड़का मर्डरर बन चुका है। अब आप लोग आइए और माता रानी की आरती लगाइए। माता रानी की, माता रानी की। हमको भी हमारा हिस्सा चाहिए। मत बोल, मूर्ति हमको मिला था। आइडिया तो हमारा था ना। मूर्ति में से भूत बदबू आती थी। सर, इस मूर्ति में से किसी औरत के बाहर निकल रहे हैं। किसी औरत को मार के उसकी मूर्ति बना। इसके छज्जे पे मिला, बिल्कुल वैसे ही है जैसे उस मूर्ति पे था। बोल, और किसको मारने की प्लानिंग कर रहा था? बोल। सत्यम ही लाश है, सत्यम ही लाश है। चल यहाँ से। रुकना, बड़ा खतरनाक आइडिया है हमारे दिमाग में। लाश को दिखा के गांव में इसका मेला लगाएंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे। बहुत चिंता है। नहीं, चल यहाँ से। मेरी बात समझ, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे ये जोखिम भरा वाला काम है। जिसका लाश है ना वही जाने। हमको लाश दिखा के पैसा नहीं कमाना। हम है ना, किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर किसी को शक हो भी गया तो मुखौटा हटाकर कह देंगे देवी प्रकट होने वाली है,
और फिर देखना पैसों की बरसात। पर अरे ज्यादा परपराओ मत, हाथ लगाओ जल्दी से। हाँ, एक बार पैसा लपेट लिया ना, फिर इस मूर्ति का विसर्जन कर देंगे। सुनो सुनो सुनो, अब कलयुग में होगा भक्तों का कल्याण, सभी को मिलेगा अपनी समस्या का समाधान, बोलेगा देवी मैया का नाम। सिर्फ 60 दिन, केवल 60 दिन में अवतारित होंगी देवी, स्वयं भूमूर्ति से अवतारित होंगी। सुनो सुनो सुनो, सबको मिलेगा अपनी समस्या का समाधान, कलयुग में होगा सबकी समस्या का समाधान। देवी मैया की, देवी मैया की। ये लो दादा आपकी चाय। वाह, बहुते बढ़िया चाय है। क्या बोला भैया? हाँ, अब तो पूरे ही भक्त बन गए हो, खूब पुण्य कमा रहे हो। किसी का कल्याण हो या ना हो, इनका तो हो रहा है। खूब नोट छान रहे हैं भैया। नोट तो पता नहीं, पर बदबू जरूर छान रहे। भाइयों, कल रात को माता रानी हमको दर्शन दिए हैं और एक ठो बात बोले हैं कि माता रानी आपकी निष्ठा और भक्ति से बहुत प्रसन्न है, और साथ ही साथ आप लोगों के दुखों को देखते हुए बहुत दुखी भी है। माता रानी बहुत जल्द प्रकट होंगी आपकी दुविधाओं का नाश करने के लिए। तो माता रानी की, माता रानी की। तो भाइयों, अब आप लोग आइए और माता रानी की आरती लगाइए। देखिए, हमने आप लोगों के लिए माता रानी को 1000 के नाटों का माला चढ़ाया है। अब जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं जरूर चढ़ाऊंगा। माता रानी की, माता रानी की। या हमारे तरफ ना भाई ना, हम कोई पंडित पुजारी तो है नहीं, हम तो माता रानी के सेवक हैं और पूरी जिंदगी माता रानी की सेवा में गुजारनी है। आपके चढ़ावे को तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। अरे महाराज, काहे पंडित जी को पाप लगा रहे हैं? ये दान पेटी नहीं देख रहे हैं, ये इसमें चढ़ाइए ना। हाँ, जाइए जाइए। अरे आप सब भी आइए, चढ़ावा लगाइए। आइए आइए आइए। माता रानी की, माता रानी की। जब कोई विश्वास की दुकान खोलकर बाजार लगाता है, उसका विज्ञापन करने के लिए गलियों में उतर आता है, तो यकीन मानिए कि वो विश्वास का सौदा कर रहा होता है, अंधविश्वास को बेच रहा होता है। अंधविश्वास के ऐसे व्यापार में ना तो कोई श्रद्धा होती है और ना ही कोई भक्ति, बस होता है तो सिर्फ पैसा। इसके पीछे मंशा सिर्फ एक ही होती है, झूठ की चाशनी को शहद बनाकर दिखाना और उसमें सीधे साधे लोगों को मक्खियों की तरह फंसाना। हमको भी हमारा रास्ता चाहिए। ये कौन सा सोना? किस सोने की बात कर रहे हो? रंगों की बस्ती में किसी की हैसियत है सोना चढ़ाने की? हाँ? साला सोना खुद हड़प जाओगे। बहानेबाजी मत कर, मत बोल मूर्ति हमको मिला था। हाँ मिला था, तो का उखाड़ने लगे तुम? हाँ, आइडिया तो हमरा था ना, तुम तो डर के कट रहे थे, बोले नहीं करते हैं, इसमें तो बड़ा जोखम है। ये देखो, ये हम थे जो दिए ई माल कमा के माला माल होने का आइडिया। ये ब्रेन की कौन कीमत है कि नहीं? लटकोर, तू जानता नहीं हमको। 2 घंटे में ना तुम्हारा सारा खेल खत्म कर देंगे, बता देंगे पूरी दुनिया को। अरे धमकी मत दो, छोड़ो हमरा कॉलर। हेलो दरोगा बाबू,
ये सब क्या है गुप्ता? यहाँ तो कोई भी नहीं है, पूरा पंडाल खाली है। लेकिन सर फोन करने वाले ने यही जगह बताई, कोई चाय वाला। बोलो इसे। साले ससुरा मिलिएगा हमका, फिर बता देते हैं। मालिक, हम बोला, हम ही ने आपको फोन किया था। तुम्हारा ये हाल किसने किया? वो सत्यम और शंभू ने, उन दोनों ने हमको यहाँ फोन करते हुए सुन लिया और मूर्ति लेके भाग गए। मूर्ति लेके भाग गए? पर क्यों? वो तो पता नहीं, लेकिन मालिक मूर्ति में से बहुत बदबू आती थी, शायद इसी वजह से लेके भागे होंगे। मूर्ति में से बदबू आती थी? हाँ। गुप्ता, इन दोनों को ढूंढो, और हाँ, इस मूर्ति को भी। सर गुप्ता, तुम इसी मूर्ति की बात कर रहे थे? हाँ सर, यहाँ के मछुआरों से पता चला। आराम से, आराम से, आराम से खींचो। सर, इस मूर्ति में से किसी औरत के बाल निकल रहे हैं। माय गॉड, किसी औरत को मार के उसकी मूर्ति बना दी है। भोला, तुम इसी मूर्ति की बात कर रहे थे? हाँ मालिक, यही तो है देवी माँ की मूर्ति। गुप्ता, इसे फॉरेंसिक लैब भेज दो, ध्यान से और बहुत आराम से। सर। और हाँ, अब तक आप लोग देवी समझ के जिसकी पूजा कर रहे थे, देवी मैया के, वो देवी भी नहीं है, लाश है, डेड बॉडी। अब जरा सोच के बताइए कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले हफ्ते में इस गांव से या इस गांव के आसपास के इलाके से कोई औरत लापता हुई है? अच्छा, इस गांव में और गांव के आसपास के एरिया में मूर्ति कौन बनाता है, यह भी नहीं मालूम? अच्छा भोला, ये सत्यम और शंभू मेला लगाने के अलावा और क्या काम करते हैं? मालिक, ये शंभू तो फेरी वाला है, बच्चों का फ्रॉक सब बेचने का काम करता है, और ये सत्यम ब्लॉक में सरकारी कागज बनाने का दलाली करता है। गुप्ता, एक काम करो, जिस भी गांव वाले के फोन में सत्यम, शंभू या मूर्ति की फोटो मिले, उसे एविडेंस के तौर पे कलेक्ट कर लो। सर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी किसी देवी की मूर्ति के अंदर लाश मिल सकती है। इस खबर ने लोगों के विश्वास की बुनियाद हिला दी थी, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या किसी लाश को ठिकाने लगाने के लिए मूर्ति महज एक जरिया थी, या फिर किसी लावारिस लाश को उठाकर मूर्ति में डाल दिया गया था ताकि देवी के प्रकट होने की बात फैलाकर लोगों से पैसा ऐंठा जा सके? पुलिस के सामने ऐसे कई सवाल थे, और वो जुटी थी शंभू और सत्यम की तलाश में। जी जी सर, ओके सर, यस। मिश्रा, ये केस जितना सीधा दिख रहा उतना है नहीं। अपने लाइफ में मैंने बहुत लाशें देखी हैं, लेकिन पीओपी में लाश मिलना मैंने पहली बार देखा। ये केस बहुत पेचीदा और सेंसिटिव है। धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। इससे पहले लोगों का गुस्सा बढ़ के हमें उन्हें पकड़ना होगा। यस सर। मिश्रा, मुझे तुम्हारी एफिशिएंसी पर पूरा भरोसा है। पूरी ताकत लगा दो कि मुजरिम जल्द से जल्द पकड़े जाए। सर, आप बिल्कुल चिंता न करें, दिन रात एक कर देंगे हम। घर का कोना कोना छान मारो। सर। जी सर। कुछ मिला? नहीं सर। चलो। सर, अंदर बिस्तर, बर्तन और कपड़ों के अलावा कुछ खास मिला नहीं। चलो। सर। ढूंढो। सर। सर, यहां भी कुछ नहीं मिला। सर, उन दोनों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। दोनों की फोटोज को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन भेज दिए।
और सभी खबरियों को भी काम पे लगा दिया। पिछले 2 या 3 महीने में किसी औरत की मिसिंग कंप्लेंट है कि ये भी चेक करने के लिए कहा है। गुड। देखो गुप्ता, इस केस में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सर हो सकता है सत्यम और शंभू ने किसी का मर्डर किया और लाश को ठिकाने लगाने के लिए पीओपी की मूर्ति का रूप दे दिया। हाँ हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर मर्डर इन दोनों ने किया है तो मर्डर करने के बाद इन दोनों ने मेला क्यों लगाया? अच्छा क्या तुम वही रुको? सर, नारायण चक गांव के बाहर एक झोपड़े में सत्यम को देखा गया। गाड़ी निकाल। तू यहां बाहर नजर रख। चलो। सर आइए जल्दी। बिल्कुल चुप। पहले मर्डर करता है, उसके बाद मेला लगाता है, और अब यहाँ छुप के बैठा है। साहब कोई मर्डर नहीं किया। चल तुझे मेला दिखाता हूँ, लेके चलो इसे। चल। साहब आपको नहीं पता शंभू कहाँ पर है? हमने कोई मर्डर नहीं किया है। आपको तो ये भी नहीं पता था कि वो लाश कहाँ से आई और वो लाश मूर्ति में कैसे पहुंची। तुझे कुछ नहीं मालूम, अभी सब याद आ जाएगा। बोल शंभू कहाँ है? मैं बताता हूँ साहब वो मूर्ति शंभू को मिली थी साहब, आपको कुछ नहीं पता। शंभू के गांव का पता और उसका फोन नंबर दोनों बता जल्दी। साहब शंभू बढ़ियापुर गांव का है साहब। फोन नंबर क्या उसका? नंबर क्या उसका? निकल। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। गुप्ता एक काम करो, इस शंभू के सारे कॉल रिकॉर्ड बाहर निकालो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट लोकेशन क्या थी पता करो। सर मैं भी देखता हूं तेरा ये शंभू कब तक बिल में छुप के बैठा रहता है, समझा तू? सर फोन के नेटवर्क डिटेल से पता चला है कि शंभू यहाँ से भागकर पास के गांव गया, जहाँ उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर उसके 1 घंटे बाद बेहतर स्टेशन के पास उसका फोन फिर से एक्टिव हो गया। यानी कि ट्रेन पकड़ के भाग गया। गुप्ता एक काम करो, सबसे पहले ट्रेन की टाइमिंग पता करो, और उसके बाद शंभू के गांव और घर के बाहर 2 कांस्टेबल तैनात कर दो। देखता हूं भाग के कहां जाता है। रुक! ए शंभू रुक! रुक! इधर हमें भगाएगा? हमें भगाएगा? कुछ नहीं किया। ए पकड़, क्या इसमें? ए चक्कर इसको। सच बोल रहे साहब, हम कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब। चल ए उठा इसको। ए चल साहब कुछ नहीं किया। साहब कुछ नहीं किया साहब। आपने किसी को नहीं मारा साहब। किसी को नहीं मारा साहब? तू ऐसे नहीं बोल। कुत्ता बोल। सब बता दे साहब, हम कबूल करते थे साहब। हम मूर्ति का इस्तेमाल करके लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाते थे साहब। सत्यम उस दिन चढ़ावे के बंटवारे में बेईमानी करने लगा था सब। हमारा झगड़ा हो गया, भोला ने सब कुछ देख लिया और बात आप तक पहुंच गई। और इस काम के लिए तुमने किसकी आहुति दी? साहब हमने किसी को नहीं मारा साहब। सब वो आरा का होलसेलर है, वहां से माल लेकर लौट रहे थे सब। ये सत्यम भी कोनो काम से लौट रहा था साहब। सबका सबसे बहुत जोर कर लगा था सब। रामपुर के पास हमने बस रुक पाई और सब हम पेशाब करने के लिए उतरे थे सब। अरे यार इतना लंबा सफर, साला अब जाके बस रोका है। सब झाड़ियों के किनारे हमने मूर्ति देखा था। सत्यम वो क्या है? बहुत सुंदर था साहब। सत्यम लाश है। तब सब हमें पता चला कि इस मूर्ति के अंदर एक लाश है। अब हम तो बहुत डर गए थे। क्यों बे? तुमको हमारी शक्ल पे लिखा है कि हम पखलौल हैं, कि तुम कोई भी कहानी बनाओगे और हम मान जाएंगे। अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच सच बोल,
सच बोल वरना यही पुलिस स्टेशन में तेरी मूर्ति बना दूंगा। बोल, तुमने किसको मारा और मार के मूर्ति में डाल दिया? बोल। साहब हम सच्ची सच्ची कह रहे हैं, आपको नहीं मालूम था उसमें किसका लाश है। साहब अब्बत मारा गया था, लोग में आके मूर्ति को उठा रहे थे साहब। सर, कोई लीड? अब तक तो नहीं सर। हमने सत्यम और शंभू से काफी पूछताछ की, लेकिन अब तक कोई खास इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी है सर। अगर लाश रामनगर के उस तालाब के पास मिली है तो वो लड़की आसपास के किसी गांव में ही रहती होगी। एक काम करो मिश्रा सर, आसपास के पुलिस स्टेशन में चेक करो कि किसी लेडी की मिसिंग रिपोर्ट आई है क्या। अपने खबरियों को एक्टिवेट करो, एक एक गांव को छान मारो। श्योर सर। अगर सत्यम और शंभू सच कह रहे थे तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी, क्योंकि आस्था का ऐसा व्यापार सबसे आसान होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो, मेहनत जीरो और रिटर्न्स बहुत हाई होते हैं। इस व्यापार में लोग आकर प्रणाम करते हैं और पैसा देकर चले जाते हैं, और उन पैसों के बदले में उन्हें कुछ देने की भी जरूरत नहीं होती। शायद इसीलिए शंभू और सत्यम ने वो मूर्ति उठाकर मेला लगा लिया था। लेकिन पुलिस की मुश्किलें डबल हो गई थी। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि ये लाश किसकी। उनके पास ना तो आइडेंटिफिकेशन का कोई जरिया था और ना ही आगे की कोई लीड। डॉक्टर साहब, क्या पता चला? प्लीज बैठिए बैठिए। जी, मूर्ति से बॉडी किसी औरत की मिली। बॉडी कितनी पुरानी? 2 से 3 हफ्ते पहले मारा गया। और मौत का कारण? उसके सर पे किसी हैवी चीज से वार किया गया है, या फिर उसके सर को बार बार दीवार पे या जमीन पे मारा गया है। उसकी बॉडी से ये सोने की बाली मिली। जब लोग गुमराह करते हैं तो बेजान चीजें राह दिखाती हैं। जी सर। ये बालियां बताएंगी कि इसे किसने खरीदा है। हर दुकान पर दस्तक दो, खोद निकालो जुर्म की जड़ को। हाँ सर, ये बाली हमारे यहाँ की है। खरीदी किसने थी? कोई रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? जरूर होगा सर, 1 मिनट दीजिए। हाँ सर, ये 4 महीने पहले एक ये जगन सिंह नाम के आदमी ने खरीदी है। जगन सिंह, जगन नौटंकी मंडल। ठीक है, तुम वही रुको। सर, खबरी ने बताया कि नौटंकी का मालिक जगन अभी वही है। तारकासुर का वर नाम की किसी नौटंकी की ड्रेस रिहर्सल कर। सर, उसने और एक बात बताई, उसकी बीवी कविता 1 महीने से किसी को भी दिखी नहीं। तारकासुर हूं मैं, तारकासुर हूं। हमें छोड़ दीजिए। तेरा बात तो निश्चित है। पीछे देख, पुलिस। अब तो तेरा बात एकदम निश्चित है। बस बस हो गया तुम्हारा। हम भी यहाँ पे एक असुर को ही ताड़ने आए। जगन कौन है? मैं हूं साहब। आओ, जरा तुमसे पूछताछ करनी है। आओ। जगन, तेरी पत्नी कविता कहाँ है? सर, तीरथ पे गई। हम यहाँ तेरी नौटंकी सुनने नहीं आए हैं, सच सुनने आए हैं। तुझे क्या लगा कि तू अपनी ही पत्नी का मर्डर करके हमको नौटंकी दिखाता रहेगा और हमें पता ही नहीं चलेगा? क्या कह रहे हैं सर? कविता का खून? नाटक मत कर। हमने नहीं मारा सर। सर, हमें तो पता ही नहीं उसका कत्ल हो गया। तेरी पत्नी इतने दिनों से गायब है और तूने अब तक उसकी मिसिंग कंप्लेंट ही नहीं लिखवाई। सर, वो मुझको बोल के गई थी तीरथ पे जा रही है। सर, किसी ने बोल दिया कि फोन फट जाता है, तो उसने कभी डर के हमारे फोन को हाथ भी नहीं लगाया, कांटेक्ट भी नहीं कर पाए। आप बताइए सर, मेरी क्या गलती है? मुझे कैसे पता होगा कहाँ है, किस हाल में? अच्छा, 15 से 20 मार्च के बीच तू कहाँ था? सर, मैं बनारस में था, मौसी के यहाँ पे। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। मौसी के पास बनारस में? नंबर निकाल। गुप्ता, देखो बात करके। नंबर लगा। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच ले। नहीं लग रहा सर। तेरे घर में तेरे किन दोस्तों का आना जाना है? तेरी पत्नी का किसके साथ उठना बैठना मिलना जुलना था? मुझे उन सभी लोगों के नाम और नंबर चाहिए। कुछ औरतें आती थी और मनोज और रितेश आते थे। मनोज और रितेश कौन है? सर, मंडली के लड़के।
जगन के घर तुम्हारा इतना आना जाना क्यों था? मालिक, जगन दोस्त है हमारा, तो दोस्ती खातिर चाय चूय पीने को जाना आना होता था बस। और ये कविता, ये कैसी औरत थी? साहब बहुत नेक दिल औरत थी, और हमारी तो बहन जैसी थी। बहन? जी सर, कविता हमारी एकदम बहन की तरह थी। अच्छा एक तो बात बताओ कि जगन के थिएटर में तुम क्या करते हो? सर हम उसका बैक स्टेज का सारा काम देखते हैं। बैक स्टेज? जी। मतलब कि प्रॉपर्टी हुई, मूर्ति हुई, मुखौटा हुआ, ये सब संभालते हो ना? जी सर, और मुखौटा और मूर्ति का काम जगन खुदे देखते हैं। अच्छा तुम लोग तो कलाकार आदमी हो, तो पेंटिंग उंटिंग तो आराम से बना लेते होगे। मेरा मतलब है कि मूर्ति हुआ, मुखौटा, ये सब बनाना तो तुम लोग के बाएं हाथ का खेल होगा। नहीं सर, हम इतना बड़ा कलाकार थोड़े ना है। अच्छा मर्डर उडर तो आराम से कर ही लेते होगे। सर पता नहीं आप क्या जानना चाहते हैं, लेकिन कविता बहन के मौत के साथ हमारा कोनो ताल्लुकात नहीं है। ठीक है जाओ। गुप्ता, तुम लोग नीचे तलाशी लो, मैं ऊपर देखता हूं। चल ऊपर दिखा। क्या बे, तेरी बीवी का परमानेंटली जाने का प्रोग्राम था क्या? तेरे घर में तेरी बीवी का एक भी कपड़ा नहीं है। सर कुछ दिन पहले से पेस्ट कंट्रोल करवाया था, सारे कपड़ों में बदबू थी, इसीलिए धोबी को दे दिया। तेरा पूरा खेल मेरी समझ में आ रहा है। तेरी बीवी इतने दिनों से गायब है और तूने उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई। तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी का एक भी कपड़ा नहीं है और तुम कहते हो कि धोबी के पास है। अब अगर मैं धोबी के पास जाऊंगा तो वो मुझे किसी के भी कपड़े दिखा के बोल देगा कि तुम्हारी बीवी के कपड़े हैं, है ना? अबे मर्डर की प्लानिंग बहुत अच्छी की तूने, एकदम तुम्हारी नौटंकी की कहानी की तरह। लेकिन तू एक बात भूल गया जगन, अगर तेरी नौटंकी की कहानी में मुझ जैसा एक कैरेक्टर होता ना तो तू ऐसा गुनाह कभी नहीं कर पाता। पुलिस को जगन का कैरेक्टर शुरू से ही संदेशपद लग रहा था। कोई अपनी पत्नी से 1 महीने तक बिना संपर्क के कैसे रह सकता है? तो क्या जगन झूठ बोल रहा था? और अगर वो झूठ बोल रहा था तो क्या उसी ने अपनी पत्नी कविता का खून किया था? और अगर वो झूठ नहीं बोल रहा था तो जगन और कविता का रिश्ता बड़ा ही विचित्र था। सर सभी से पूछताछ कर ली, कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन ये मनोज और रितेश अचानक से गायब हो गए। दोनों के फोन्स भी स्विच ऑफ हैं। क्या? एक काम करो गुप्ता, पूरी फोर्स लगा दो, इन दोनों को फटाफट ढूंढो, और हाँ इन दोनों का नंबर भी सर्वेलेंस पे डाल दो। सर सर अभी अभी पता चला कि मनोज का फोन फिर से एक्टिव हो गया, लेकिन सिम किसी और के नाम पे। कहां पे हुआ है? करवा में। गुप्ता काम करो, करवा पुलिस को हमारे आने की खबर दे दो, और हाँ उनसे कहना कि हमसे कोऑर्डिनेट जरूर करते रहे। सर कौन सा? हाँ ये बंदा। उठ। तू कौन है? जी बोलिए साहब। पक्का यही नंबर ट्रैक हुआ है? हाँ सर ये नंबर। फोन दिखा। ये फोन कहाँ से मिला तुझे? जी साहब यहीं के पास के दुकान से सेकंड हैंड में खरीदा है। चल बता कौन सी दुकान से लिया? चल लेके चलो इसे। सर ये एक आदमी बेच के गया था। इस तस्वीर को देखो, क्या ऐसे आदमी ने बेचा था? हाँ सर यही था। कुछ अंदाजा है कि ये आदमी इस समय कहाँ मिलेगा? सर उसका तो नहीं पता। तुमको उसके बारे में कोई भी खबर मिलती है सीधा मेरे को फोन कर। जा। जी सर। क्या अपडेट है मिश्रा? सर मनोज का फोन ट्रैक तो कर लिया है, लेकिन मनोज ने फोन किसी और को बेच दिया सर। मिश्रा आजकल फोन की लत ऐसी है कि दिल धड़कना बंद हो जाए लेकिन फोन बजना बंद नहीं होता। अगर उसने पुराना फोन बेचा है तो जाहिर है नया मोबाइल और सिम कार्ड भी खरीदा होगा। पैसे तो थे उसके पास, क्योंकि उसने कविता की लाश से गहने नहीं निकाले थे। ऐसा करो 50-60 किलोमीटर के आसपास जितने भी गांव हैं
जहां मोबाइल और सिम कार्ड की शॉप है वहां से सिम कार्ड के नए एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करो और एक एक फॉर्म को चेक करो। सर आपका शक सही निकला। मनोज ने पास ही के कस्बे से नया सेलफोन और सिम कार्ड खरीदा। ये उसकी डिटेल्स है। वेरी गुड। कुछ और मिला? हाँ सर, साइबर सेल को मनोज के पुराने फोन में से एक डिलीटेड वीडियो के ट्रेसेस मिले। वो उसे रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। गुड। गुप्ता काम करो, इस मनोज का फोन भी सर्वेलेंस पे डालो। सर। पुलिस मनोज और रितेश को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी, पर क्या ये कोशिश रंग लाएगी? कहाँ भाग रहा है बे? कहाँ भाग रहा है? पकड़ो, लेके चलो उसे। बस साहब, बस साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कभी तक नहीं मारा। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो भागा क्यों? अपना फोन क्यों बेचा और एकदम से नंबर क्यों ऑफ कर दिया? साहब गाय मारे के कभी तो अपनी बहन जैसी थी साहब। बहन जैसी? अरे साहब हम का बताएं, उस कविता का ना चरित्र कोनो ठीक नहीं था। बहुत सारे चक्कर थे उसके, और ये बात उसके पति को भी पता था, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा। क्या कविता के गैर मर्दों के साथ संबंध थे? और क्या ये बात जगन को पता थी और उसी ने कविता का खून कर दिया? पुलिस पुख्ता सबूत ढूंढ रही थी। सर, इसके छज्जे पे मिला, बिल्कुल वैसे ही है जैसे उस मूर्ति पे था। अच्छा, तो तूने अपनी बीवी को मारकर उसकी मूर्ति बना दी और भी लोगों को मारकर उनकी मूर्ति बनाकर विसर्जन करने का इरादा था तेरा? नहीं सर। बोल बोल, और किसको मारने की प्लानिंग कर रहा था? बोल। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, ऐसे मास्क और भी खरीदे मैंने। तुझे क्या लगता है हम क्या जुबरी तलैया से हैं जो हमें बेवकूफ बना रहा है? बोल। मैं सच कह रहा हूँ सर, और भी 2 मास्क रिहर्सल हॉल में रखे हैं सर। रिहर्सल हॉल में रखे हैं? चल दिखा, चल। अरे देखना यार, उस वाले में देख जाके, तो देख नीचे वाले। कहाँ गया यार मास्क? अरे मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ यहाँ पर नाम का इंचार्ज हूँ। कोई भी आता है सामान लेकर चला जाता है और रजिस्टर भी मेंटेन नहीं करता सर। चल वहां देख। हाँ देखता हूँ मैं। सर एक मास्क मिला है, एक नहीं मिल रहा सर। देवी माँ का कॉस्ट्यूम भी गायब। हमारे साथ नौटंकी करके हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। गुप्ता, इन दोनों को हवाला देके चलो। चलो। हमने कुछ नहीं किया सर। अरे यूपी हिले, बलिया हिले, पटना हिलेला। भैया कुछ खाए कोई का? जाओ किचू खाए के। बहुत गर्मी है भाई। क्या तुम वही रुको? ये रहा। ले चलो इसे। सर हम कुछ नहीं किए सर। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बोल दे। अरे सर हम कुछ नहीं किए हैं,
कुछ नहीं किया, अभी बताएगा तू। अरे सच बोल रहे सर, हम कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है? हम कुछ नहीं किया है। अरे सर हम कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। सर सच बोल रहे हैं सर। चुप! अब सुन मेरी बात, मनोज ने सच बक दिया है। अब ये कुछ नहीं किया बंद कर और सच बोल। बोल! सच बोल रहे सर, हम कुछ नहीं किया है। क्या मनोज और रितेश ही कविता के असली कातिल हैं? या कविता का पति जगन है उसका असली हत्यारा? पुलिस को जगन पर शक तो था, लेकिन वो पुख्ता सबूत ढूंढ रही थी। और तभी हेलो, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, ओके सर। फोरेंसिक लैब से फोन था, मोबाइल की वीडियो रिकवर हो गई। गुड। बहन जैसी थी। सर ये वीडियो तुम्हारे फोन में कहां से आया? बोल! साहब हम कोई कत्ल नहीं किए सब, हम बस रितेश के साथ दिए थे साहब। रितेश का साथ दिया था? क्या साथ दिया? क्या साथ दिया रितेश का तुमने? कविता बहुत खूबसूरत थी साहब, इसीलिए रितेश हमेशा उसके पीछे लगा रहता था। सब पसंद हम भी करते थे, लेकिन हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। लेकिन रितेश साहब पता नहीं कौन से मिट्टी का बना था, एकदम पागल ही था साहब। हमेशा उसके नजदीक जाने की कोशिश करता था। और एक दिन साहब वो कविता को बाजार में अकेले पकड़ लिया और अपने दिल का बात कह दिया। अरे कविता भौजी, प्रणाम। रितेश तुम यहाँ पे? वो कहा है ना कि आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। अरे भौजी वो कहा है ना कि आप हमको बहुत अच्छी लगती हैं और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा, पगला गए हो तुम? तुम्हें दिखता नहीं हम शादीशुदा हैं? तुम्हारे भैया को पता चलेगा ना, खूब मारेंगे तुमको। भौजी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक बार समझिए तो। खाली ये कविता अपने आप को समझती का है, सबके सामने हमको थप्पड़ मारी है ना, छोड़ेंगे नहीं ससुरी को। अरे दूर रहे मर्दे, अरे काहे इतना सोच रहे हो, जाने दो ना। काहे बे, तुमको भी तो में बहुत इंटरेस्ट है ना? पागल हो गए क्या? कुछ भी बोल रहे हो तुम तो। अरे राजा झूठ मत बोल। अच्छा सुन, हमारा पास एगो प्लान है जिससे हम दोनों के साथ मजा कर सकते हैं। ऐ, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। देखो भाई, हमको तो कोनो लफड़ा में नहीं पड़ना। अरे कोनो लफड़ा नहीं होगा, तो हमारा बात सुन। भाभी नमस्ते। तुम दोनों यहाँ पे? वो भाभी हम ना मामा बन गए, तो सबको मिठाई देने जा रहे थे, सोचा आपको भी देते चले। भाभी आप अंदर नहीं बुलाएंगे? आओ। भाभी आज हम बहुते खुश, लीजिए पेड़ा खाइए। रिहर्सल कैसा चल रहा है तुम्हारा? ठीक ठीक चल रहा है भाभी।
शुरू में तो बहुत ही चुप थी, फिर बाद में उल्टा हमी को धमकाने लगी। हम डर गए थे सर। फिर एक दिन जगन आऊ का मंडली वाले लोग भोपाल जा रहे थे परफॉर्मेंस देने के लिए, फिर हम बीमारी का बहाना लेके वही रुक गए। फिर बाद में हम कविता के लैंडलाइन पे फोन करके उनको रिहर्सल हॉल में बुलाए, फुटेज देने के बहाने। बाद में पता चला कि वो कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रही थी। उसके बावजूद वो हमसे मिलने आई। हमको हमारा वीडियो दो। अरे दे देंगे, इतना काहे उकता रही हो? देख रितेश, बहुत हो गया अब। हाँ, हमको हमारा वीडियो दो अभी के अभी, वरना हम पति और पुलिस दोनों को बता देंगे। साली धमकी दे रही है हमको, धमकी दे रही है। अभी तेरा सारा वीडियो ना लेके हर जगह फॉरवर्ड कर देंगे। तुमको जिसको भेजना है ना भेजो। हमारा पति क्या कहता है, दुनिया वाले क्या कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुझ जैसे नीच को ना तुम्हारी हैसियत ना दिखा के रहेंगे, देखना। अरे अच्छा सुन 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 सुन, ले ले पकड़, अपना वीडियो पकड़, ठीक है? ये वीडियो तो हमको मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगे। तुम्हें बहुत शौक है ना औरतों की इज्जत के साथ खेलने का। अब तुम्हें हम ऐसी सजा दिलवाएंगे ना कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम। साली रुक। रितेश, क्या हुआ? तबीयत खराब है का? नहीं। और ये मूर्ति कहाँ से आई है? मूर्ति नहीं है, कविता है। क्या बकवास कर रहे हो? देखेगा। हाँ सर माफ करिए सर। दोस्त बोलता है अपने आप को, शर्म आनी चाहिए तुझे। सबसे पहले अपने दोस्त की पत्नी की इज्जत पे हाथ डालता है, बाद में उसी की जान ले लेता है, और जान लेने के बाद उसकी मूर्ति बना के उसे सड़ने के लिए फेंक देता है। तो जैसे घटिया और घिनौने आदमी को जितनी सजा दी जाए वो कम है। कविता के हत्या के इस मामले ने इस बात की फिर से एक बार पुष्टि कर दी कि हमने अपने समाज में औरतों को खुलकर जीने की, अपनी बात कहने की और अपना दुख दर्द बांटने की आजादी नहीं दी है। अगर मनोज और रितेश कविता को ब्लैकमेल कर रहे थे तो उसने कभी इसके बारे में किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? पहले ही दिन से इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? इसमें दोष सिर्फ कविता का नहीं, हमारी मानसिकता का है, हमारे नजरिए का है, जो ऐसे किसी भी अपराध का शिकार बनने के बाद औरतों को एक अलग तरीके से नीची नजर से देखता है। क्यों ऐसे अपराध में बदनामी होती है औरतों की? अगर कोई आपका सामान लूट लेता है या आप किसी हिंसा का शिकार होते हैं तब तो आपकी बदनामी नहीं होती। तो फिर ऐसे अपराध में औरतों की बदनामी क्यों? बदनामी का ये डर ही ऐसे हैवानों को ऐसे घिनौने अपराध करने का अवसर देता है। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों की मानसिकता, उनका नजरिया, उनकी सोच बदलने की कोशिश करें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।